नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी के साथ आपकी सेवा में समर्पित हैं, जिसका शीर्षक है जीवन का कटु सत्य। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आती है तो हमारी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको हमारी नई नई कहानियों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज की कहानी पर आते हैं। जी हाँ, यह संगीता कुंज नाम का आशियाना मेरा ही है। अपनी सेवानिवृत्ति होने से 4 वर्ष पूर्व मैंने इसे बनवाया था। यह चमत्कार कैसे संपन्न हो सका मुझे नहीं मालूम। इसे मैं ईश्वर कृपा ही कहूँगा, अन्यथा निखालिस आय वाले सरकारी मुलाजिम के लिए इस महंगाई में मकान बनवाना इतना सहज नहीं होता है। कुछ सरकारी लोन लिया, कुछ फंड से रुपया निकाला और श्री गणेश का नाम लेके करा डाली नींव की खुदाई। 3 महीने बाद लिंटर पड़ गया। एक ढांचे के रूप में मकान आकार ले चुका था, किंतु इसके बाद मकान की फिनिशिंग में कितने पापड़ बेलने पड़े यह मैं भुक्तभोगी ही जानता हूँ। भागते दौड़ते जूते के सोल घिस गए, धूप बरसात में खड़े खड़े सिर के रहे सहे बाल भी झड़ गए और चंदिया नजर आने लगी। जैसे भी हुआ, पर यह सच था कि अपना स्वयं का आशियाना होने का सपना साकार हो गया था। पंडित से गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया गया। पत्नी की इच्छा थी कि गृह प्रवेश नाते रिश्तेदारों एवं दोस्तों को आमंत्रित करके धूमधाम से संपन्न हो, किंतु मकान से राजमिस्त्रियों को विदा करते करते जेब की हालत कितनी पतली हो गई थी, इसे सपनों की दुनिया में डोलती पत्नी को नहीं पता था। पास का रुपया तो कब का समाप्त हो चुका था। इसके अतिरिक्त दोस्तों रिश्तेदारों का कर्ज सिर पर और चढ़ गया था। मकान बनवाने में यह एक वाक्य कि मकान कौन सा रोज रोज बनता है, सदैव ही मकान को ओवर बजट बना देता है। उदाहरण स्वरूप, जैसे फर्श बनवाने के 2 विकल्प हैं, दाना पड़वाना या संगमरमर लगवाना। लोग सलाह देंगे कि अजी मकान कौन सा बार बार बनता है, दिल कड़ा करके संगमरमर ही डलवा लीजिए। दिल तो कड़ा कर लिया पर जेब ढीली पड़ गई। इस तरह के बार बार दिल कड़ा करने का परिणाम यह हुआ कि सादगी से चुपचाप गृह प्रवेश करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। पंडित जी से घर में हवन करवाया और कर लिया गृह प्रवेश। असंतुष्ट पत्नी को यह आश्वासन भी दिया था, वैसे ही आश्वासन जैसे शादी के बाद 30-35 वर्षों से देता आ रहा हूँ कि बाद में गृह प्रवेश का फंक्शन कर लेंगे। यह सब अब बीते कल की बातें हैं। गृह प्रवेश की उस घटना को 10 वर्ष से भी ज़्यादा समय व्यतीत हो चुका है। समय के इस अंतराल में बहुत कुछ घट चुका है। मैं स्वयं जीते जागते मनुष्य से एक फ़ोटो मात्र बन के रह गया हूँ। ड्राइंग रूम के कोने में फ़ोटो फ्रेम में कैद मैं टंगा हुआ हूँ। मेरी तस्वीर पर पड़ा प्लास्टिक का हार समय की धूल माटी से मटमैला पड़ गया है। खाली पड़ी संपूर्ण कोठी साए साए कर रही है। पिछले 4 महीने से कोठी के मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ है। अंदर स्थान स्थान पर मकड़ी के जाले लग गए हैं। फर्श पर धूल की गर्द अटी पड़ी है। पिछले महीने 7 दिनों तक लगातार वर्षा हुई थी। दीवार के रोशनदान से पानी घुस आया था, जिसने दीवार के डिस्टेम्पर पर सीलन भरे डिजाइन बना दिए हैं। कितना मोह था मुझे अपनी इस कोठी से। जरा भी कहीं खरोंच नहीं आई कि मैं बैठ जाता था उसकी मरम्मत कराने। एक बार घर में कुछ मेहमान आए थे। मेहमानों का 3 वर्ष का पुत्र कहीं से एक पेंसिल पा गया। बस फिर क्या था, उस बच्चे ने पेंसिल से ड्राइंग रूम की दीवारों पर कर दी चित्रकारी। बच्चे के माँ बाप और अपने लाडले भाभी पिकासो की कारगुजारियों से प्रफुल्लित हो रहे थे और मेरा हृदय नए डिस्टेम्पर की दशा देख अंदर ही अंदर फूका जा रहा था। मेहमानों के जाने के बाद मैं बैठ गया, रेगमाल इत्यादि लेकर। पत्नी ने टोका भी कि कल आराम से मिटा लेना दाग, किंतु मैं कहाँ मानने वाला था। भुनभुनाता रहा और मिटाता रहा पेंसिल से पड़े दागों को। मैं इसे ईंट गारे का मकान न मानकर घर गृहस्थ मंदिर मानता था, किंतु काल के एक झटके ने सांस की डोर टूटी और टूट गया यह मोह बंधन भी। कहते हैं कि जितनी सांसें लिखी हैं जीवन अकाउंट में, उससे न एक कम न एक ज़्यादा।
कर लो जितनी मोह माया करनी है, एक दिन तो बंधन टूटने ही हैं। सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। तब तो नहीं, पर अब समझ आ रहा है जब मेरा वजूद ही मिट गया। 30 जनवरी 2020 उस दिन उठा तो शरीर में कमजोरी सी महसूस हो रही थी। कुछ जी घबरा रहा था। पत्नी ने सांत्वना दी और कहा, कुछ नहीं है, बेड टी लो, सब ठीक हो जाएगा। सुबह के 9 बजते बजते सारा शरीर पसीने से नहा उठा। दिल बैठा सा जा रहा था। पत्नी ने पड़ोस के भल्ला जी को बुला लिया। भल्ला जी भले आदमी हैं। तुरंत गाड़ी से पास के डॉक्टर अवस्थी के यहाँ ले गए। डॉक्टर अवस्थी ने परीक्षण के बाद मेरी पत्नी से कहा कि आपने अच्छा किया जो समय से यहाँ ले आई। ब्लड प्रेशर गिर गया है, शुगर लेवल भी डाउन है। मुझे तुरंत एक नामी नर्सिंग होम में भर्ती करवा दिया गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कल तक तो मैं अच्छा भला था और आज आईसीयू बेड पर हूँ। जो भी हो रहा है, पर अपनी सांसों की गणना से अनभिज्ञ मैं डॉक्टर नर्सों द्वारा किए जा रहे रंग बिरंगे कैप्सूलों और इंजेक्शनों की बैसाखियों से जीवन पथ पर बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। अवचेतन में भी यह भय था कि कहीं यह मृत्यु की खटखटाहट तो नहीं, किंतु इस विचार को मैंने झटके से दूर कर दिया। जीवन है तो मृत्यु भी सत्य है। यह सत्य सर्वविदित है, किंतु स्वयं की मृत्यु पर कोई विश्वास नहीं करता। मुझे भी भरोसा था कि मैं अभी नहीं मरूंगा। रात 1:20 पर शरीर के अंदर खून खींचने और छोड़ने वाले पंप ने एक झटका सा खाया और निष्क्रिय हो गया। मेरी सांसों का अकाउंट खलास हो चुका था। डॉक्टर ने सॉरी कहकर सफ़ेद चादर मेरे सर तक खींच दी। मेरी पत्नी किंग कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ये क्या हो गया। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि 40 वर्षों का जीवन साथी ऐसे फुर्र से उड़ जाएगा। मेरी पत्नी बॉलीवुड फिल्मों एवं टीवी सीरियलों की बेहद शौकीन रही है। उसमें होने वाली मृत्यु के अनेक सीन उसके मानस में अंकित थे, जहां मरने वाले की गर्दन अपनी अंतिम बात कहते ही ढम से एक और लुढ़कती थी, किंतु यहाँ वैसा कुछ नहीं हुआ। पलक झपकते ही उसका सिंदूर पुछ गया था। जनवरी महीने की कोहरे भरी उस ठंडी रात में पत्नी और मोहल्ले के चंद करीबी लोग ही वहाँ थे। मैं अब राजेंद्र गुप्ता नहीं रह गया था। लोग मुझे बॉडी कहकर संबोधित कर रहे थे। बॉडी एम्बुलेंस में रखी गई। संगीता कुंज में मेरे ड्राइंग रूम के ठंडे फर्श पर एक चादर के ऊपर मेरी बॉडी को रख दिया गया। मेरा शरीर मर गया था, किंतु मेरी मोहग्रस्त आत्मा संगीता कुंज में उपस्थित सब देख सुन रही थी। मृत्यु पूर्व मैं सोचा करता था कि मेरी मृत्यु के बाद पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा, किंतु पत्नी ने आश्चर्यजनक रूप से अपने को संयत किया हुआ था। वह मोबाइल से करीबी रिश्तेदारों को मेरे अवसान की सूचना दे रही थी, किंतु सबसे खास अपने इकलौते पुत्र का लंदन में फ़ोन नहीं लग पा रहा था। हमारा पुत्र सुशांत लंदन में डॉक्टर है। अंततः सुबह 8 बजे पत्नी सफल हो गई पुत्र से संपर्क साधने में। पत्नी ने रोते हुए घटना का ब्यौरा दिया और दाह संस्कार तक आने के लिए कहा। इधर कई दिनों से देहरादून में ठंड एवं वर्षा के कारण घना कोहरा छाया था। दिल्ली में भी कोहरे के कारण रेल एवं हवाई यातायात प्रभावित हो रहा था। प्रातः के 9 बजे तक मोहल्ले में मेरी मृत्यु का समाचार प्रसारित हो गया था। बाहर बरामदे में दरी बिछा दी गई। गर्म कपड़ों में लिपटे मोहल्ले वाले मातम पुरसी के लिए आने लगे थे, किंतु आने वालों के चेहरे से मातम की अपेक्षा आश्चर्य एवं अचानक यह क्या हो गया की अनुभूति ज़्यादा झलक रही थी। स्त्रियां अंदर पत्नी से संवेदना जता रही थीं। पत्नी प्रत्येक स्त्री को रात हॉस्पिटल में हृदय गति रुकने की घटना का ब्यौरा दे रही थी। साथ ही साथ साड़ी के पल्लू से आंख भी पोंछती जा रही थी। स्त्रियां प्रभु की इच्छा का हवाला देकर सांत्वना दे रही थीं। बाहर बरामदे में कथूरिया, शर्मा, वर्मा, खंडूरी, नेगी आदि मोहल्ले वालों की चर्चा वार्ता मैं भी सुन रहा था। कल तक तो अच्छे भले थे, आज ही मृत्यु पर किसका जोर, ईश्वर की इच्छा के आगे किसकी चली है। बड़े ही जिंदा दिल इंसान थे। मोहल्ले की होली लोहड़ी में आगे बढ़कर सक्रिय रहते थे। आदि आदि शरीर की नश्वरता, ईश्वर की सत्ता, समय काल की होनी अनहोनी जैसे विषयों पर गंभीर चिंतन चर्चा चल रही थी। कुछ लोग बाहर गली में खड़े बतिया रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, 2 दिन पहले तो मैंने देखा था कि गुप्ता जी सब्जी वाले से सब्जी खरीद कर ला रहे थे। मैंने पूछा, गुप्ता जी क्या खरीद लाए? कहने लगे, आज ताज़ी कमल ककड़ी आई थी, वही लाया हूँ।
मुझे कमल ककड़ी बहुत पसंद है, किंतु अकाल मृत्यु ने इन्हें खाने का मौका ही नहीं दिया। इस पर दूसरा व्यक्ति बोला, जो भी हो गुप्ता जी, थे बड़े हंसमुख और रसिक इंसान। पहला व्यक्ति बोला, हंसमुख होना तो समझ आया, किंतु यह रसिक होना पल्ले नहीं पड़ा भाई। दूसरा व्यक्ति धीमे स्वर में बोला, अरे वही काम वाली जवान छोकरी चंदा, जिस पर गुप्ता जी कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होने लगे थे। बाद में जिसकी चोटी पकड़ के गुप्तानी ने बाहर धकेल दिया था। पहला व्यक्ति बोला, धीरे बोलो भाई, लोग आ रहे हैं। उन लोगों की यह वार्तालाप सुनकर मुझे इतना क्रोध आया कि यदि जीवित होता तो इसका मुंह नोच लेता। इसी बीच एक तीसरे व्यक्ति के आने से दोनों व्यक्ति चुप हो गए। तीसरा व्यक्ति, जिसकी उम्र 70 के आसपास थी, सुरती मलते हुए बोला, देखो जी, मौत से कौन बचा है। कल तक गुप्ता जी भले चंगे थे और आज उनका शरीर पड़ा है पंछी उड़ गया। पहला व्यक्ति तीसरे की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, सच है अंकल जी, एक दिन जाना तो सबको है। तीसरा व्यक्ति सुरती को होठों में दबाते हुए बोला, किंतु यह भी सच है कि जैसी मौत गुप्ता जी की हुई है, ऐसी सज्जन पुरुषों की होती है। बस चंद घंटे अस्पताल में रहे और फटाफट चलते बने, वरना लोग महीनों खाट से लगे स्वयं भी कष्ट भोगते हैं और परिवार को भी रुलाते हैं। बुजुर्ग की बात सुनकर मेरी आत्मा जल भुन गई। आज यदि इस बुढ़े को ऐसी फटाफट आसान मौत का विकल्प दिया जाए तो क्या यह स्वीकार कर लेगा? कुछ देर बाद पता चला कि लड़का लंदन से फ्लाइट लेने का प्रयास कर रहा है, किंतु कोहरे के कारण समय की अनिश्चितता है। मोहल्ले वाले इस समाचार से आश्वस्त हो गए कि आज तो कुछ होने से रहा। बरामदे और गली से भीड़ छंटने लगी थी। शाम होते होते घर के नाते रिश्तेदारों से घर भर गया, किंतु मेरा शरीर कमरे के फर्श पर तन्हा पड़ा रहा। मेरे नाम का नाता शरीर से टूट गया था। अस्पताल में मुझे बॉडी कहा गया, अब मुझे मिट्टी कहकर संबोधित किया जा रहा था। सबका लक्ष्य है कि शीघ्र से शीघ्र घर से मिट्टी को निकाला जाए। मृत्यु के प्रारंभिक शोक के दौर से उबर चुके रिश्तेदार दुनिया जहान की चर्चा में व्यस्त थे कि अचानक लड़के के देहरादून पहुंचने के फ़ोन ने माहौल में स्फूर्ति का संचार कर दिया। आनन फानन में मेरी अंतिम यात्रा का घास फूस और बांस का वाहन तैयार हो गया। घर के बाहर टैक्सी रुकी। पुत्र सुशांत और उसकी पत्नी सिर झुकाए धड़धड़ाते हुए घर में घुस गए। पत्नी पुत्र से लिपट गई। अब तक रुलाई का रुका हुआ सैलाब फूट चुका था। श्रीमती गुप्ता की रुलाई में अब अन्य महिलाएं भी सम्मिलित हो गईं। तब ही किसी बुजुर्ग की जाड़े में शीघ्र सूर्यास्त की चेतावनी ने इस रोने धोने के दौर पर ब्रेक लगा दिया। राम नाम सत्य है के नारों के साथ मेरी अर्थी को शव यात्रा वाहन में रख दिया गया। संगीता कुंज, जिसके निर्माण में महीनों धूप बरसात में मैं खड़ा रहा, उससे मेरा निष्कासन हो गया, किंतु निष्कासन तो शरीर भर का था। मेरी मोहग्रस्त आत्मा तो अभी भी कोठी में ही भटक रही थी। मेरा वजूद मिट भी गया और नहीं भी मिटा। मृत्यु संबंधित चंद रस्में और हैं जिनके शीघ्र समापन की मेरी पत्नी एवं पुत्र में वार्ता चल रही है। सुशांत की छुट्टियां सीमित हैं, इस कारण वह चाहता था कि मृत्यु के बाद की रस्में फटाफट निपटाई जाएं। पाश्चात्य वातावरण का प्रभाव उसे दकियानूसी परंपराओं को निभाने की स्वीकारोक्ति नहीं देता। रस्मों के पश्चात सुशांत माँ को भी इंग्लैंड ले जाना चाहता है। पत्नी एक क्षीण सा तर्क देती है कि कम से कम 40 दिन उसे अपने दिवंगत पति के लिए इस घर में रहना चाहिए, किंतु परंपराओं का यह तर्क आधुनिकता की नई परिभाषा के आगे नहीं टिक पाया। सुशांत का निर्णय ही सर्वोपरि रहा। मृत्यु के बाद की रस्मों को समय अभाव की सीमाओं के अंदर जैसे तैसे कर दिया गया। मेरा फ़ोटो जो 13वीं के दिन रखा गया था, उसे ड्राइंग रूम की दीवार के कोने में लगा दिया गया। फ़ोटो स्वामी मर चुका है, इसका प्रतीक प्लास्टिक का हार फ़ोटो पर टांग दिया गया। मैं फ़ोटो में समाया टंगा रहा। संगीता कुंज वीरान हो गया। मैं हूँ भी और नहीं भी। पिछले 4 महीने से कोठी के गेट पर ताला लटका हुआ है। बनवाते समय कुछ सपने थे कि इस कोठी के प्रांगण में कभी पौत्र पौत्रियों की तुतलाती बोलियां गूंजेंगी, किंतु इनमें तो सन्नाटे की साए साए के अतिरिक्त कुछ नहीं गूंज रहा। ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था, दिन रात महीने, कि एक दिन ऐसा लगा कि कोठी के गेट पर कुछ हलचल है।
कार के गेट खुलने बंद होने की आवाज़ आई। लोगों के बोलचाल की मिली जुली आवाज़ें, ताले में चाबी लगने की खटखटाहट, चूं चूं की आवाज़ के साथ मुख्य द्वार खुला। बाहर से अंदर आते प्रकाश में मैंने आश्चर्य से देखा कि पत्नी, पुत्र एवं पुत्र वधू अंदर प्रवेश कर रहे हैं। 4 महीने बाद कोठी के अंधकार में बिजली का प्रकाश फैल गया। वीरान सी पड़ी कोठी पुनः आबाद हो गई। अगली सुबह पुत्र अपने मोबाइल से किसी से बात कर रहा था। जी हाँ, हम लोग कल ही पहुँचे हैं, ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं हैं, शीघ्र ही डील फाइनल कर देनी है। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे कुछ समय समझ में नहीं आ रहा था कि कौन आने वाला है और कौन सी डील फाइनल होनी है। मेरी उत्सुकता को ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। शाम को 4 बजे वह अपरिचित आदमी, जिसे सुशांत गिदबानी जी कहकर संबोधित कर रहा था, आकर सोफे पर बैठ गया। गिदबानी की उम्र 50 के आसपास थी। सिल्क के कुर्ते में उसके सांवले चेहरे से दुनियादारी टपक रही थी। मोटी गर्दन पर लटकती सोने की चैन उसके वैभव को प्रकट कर रही थी। तब तक मेरी पत्नी चाय की ट्रे ले आई। वार्ता के अंशों से मुझे आभास हो गया कि गिदबानी एक ठेकेदार है और इस कोठी को खरीदने का इच्छुक है। गिदबानी जी, हम सब तो अब इंग्लैंड में ही बस गए हैं। अब इस कोठी का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं बचा है और ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि इसके मूल भाव के पचड़े में पड़ें। अतः आपसे जो 50 लाख में बात हुई थी उसे हम फाइनल करते हैं, सुशांत ने अंतिम निर्णय देते हुए कहा। ठीक है सर जी, मैंने सब कागजात तैयार करवा लिए हैं। कल रजिस्ट्री ऑफिस में चलकर रजिस्ट्री पर दस्तखत हो जाएंगे। गिदबानी ने चाय की चुस्की लेते हुए ये कहा। संगीता कुंज बिक चुका था, जो नहीं बिका उसके निपटाने की प्रक्रिया चल रही थी। जैसे फर्नीचर, गद्दे, बर्तन आदि मोटा मोटा सामान आस पड़ोस में औने पौने दामों में बेच दिया गया। मेरे कपड़े, जूते आदि का एक अलग पैक तैयार किया जा रहा था। इसे कोड़ी खाने में दान किया जाना है। पत्नी मेरा वह सूट पैक कर रही थी जिसे सुशांत की शादी पर मैंने बड़े चाव से सिलवाया था। मुझे सूट के भाग्य पर तरस आ रहा था। कहाँ तो कल यह शादी की रौनक में इतरा रहा था और अब यह किसी कुष्ठ रोगी की काया पर टंगेगा। जिस गृहस्थी का सामान जुटाने में मेरा संपूर्ण जीवन निकल गया, उसे निपटाने में केवल 2 दिन लगे। आज रात की फ़्लाइट से इन सब की वापसी है। टैक्सी आ गई है। बड़े बड़े सूटकेस टैक्सी पर लादे जा रहे हैं। पुत्र और पत्नी अंतिम बार कोठी में यह देखने आते हैं कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं। नहीं, कुछ नहीं छूटा, सिर्फ कुछ यादों के। पत्नी भावुक हो आई। इस क्षण कोठी, इस मोहल्ले, इस शहर से अंतिम विदाई के क्षणों में वह जाने लगती है। मैं जो कुछ बोल नहीं सकता, किंतु मेरे अंदर कुछ घुट रहा है। मैं उसे याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम कुछ भूल रही हो। मेरा फ़ोटो जो ड्राइंग रूम के कोने में लगा है उसे तुम भूल रही हो, किंतु मेरी निःशब्द आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुँचती। बाहर टैक्सी के इंजन की घरघराती आवाज़ दूर होती चली गई। नंगी सूनी दीवारों पर वीरान कोठी में मेरा फ़ोटो अब भी अपने निष्कासन की प्रतीक्षा में टंगा है। पिछले जन्म में मेरे अपनों को गए हुए कितने दिन गुजरे मुझे नहीं पता। और एक दिन फिर कोठी खुली। गिदबानी और मजदूर से लगने वाले कुछ लोग अंदर आ गए। संभवतः कोठी की साफ सफाई, रंगाई पुताई का काम चालू होना था। मजदूर दीवारों की घिसाई कर रहे थे कि एक मजदूर की नज़र मेरे फ़ोटो पर पड़ी। मेरा दिल धड़कने लगा। ठेकेदार जी, यह फ़ोटो टंगा है, इसका क्या करना है? मजदूर ने पूछा। ठेकेदार, जो मुख्य कारीगर से चर्चा में बिजी था, बोला उतार कर कचरे में डाल दो। फिर अचानक कुछ सोचकर गिदबानी ने कहा, ठहरो, यह शायद कोठी के मालिक की तस्वीर है। इंग्लैंड वाले लड़के से भले ही यह कोठी मैंने खरीदी हो, किंतु असली मालिक तो यह फ़ोटो वाला व्यक्ति ही है। फ़ोटो उतारता मजदूर असमंजस में पड़ गया। फ़ोटो अखबार में पैक करके मेरी गाड़ी में रख दो, कल मुझे काम से हरिद्वार जाना है, गिदबानी ने मजदूर को आदेश देते हुए कहा। अगले दिन गिदबानी की कार की पिछली सीट पर मैं पड़ा हुआ अपने भविष्य को लेकर असमंजस में था। कार हरिद्वार के घाट पर रुकती है। गिदबानी कार से फ़ोटो उठाता है और कहता है, झूलेलाल जी, मुझे क्षमा करना और इसकी आत्मा को शांति प्रदान करना। गिदबानी बड़ी श्रद्धा से फोटो को गंगा की लहरों में समर्पित कर देता है और इस प्रकार मुझे मेरे मुक्ति मार्ग पर आगे
बढ़ा देता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो इस कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर मुझे प्रोत्साहन प्रदान करें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।